हेलो एवरीवन। अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू करना है तो नोटबुक और पेन लेके बैठना, ठीक है। प्रॉपरली बैठना। 1 घंटा हो सकता है, 1 घंटा बैठना पड़ जाएगा, तुम देख लेना, ठीक है। झेल लेना मुझे। बिना नोटबुक और पेन के बैठोगे, ये सोच रहे हो कि हम तो ओरली ऐसे ही देख लेंगे। काफ़ी वीडियोस के साथ वैसे ही करते होंगे, स्किप कर करके, जंप कर करके कि हाँ यहाँ पर रुकते हैं, ये वाला वीडियो, ये जो है ये पार्ट हमें समझ में नहीं आता, ये इसे देखना शुरू करते हैं। अब आप देख लेना, आपको वीडियो स्किप कर करके देखना जो है नुकसान ना पहुँचे। बीच बीच में मैंने डाले हुए कुछ क्वेश्चन और ये कह रखा है कि भाई उसका अगर आता है जवाब तो मैसेज कर देना। आप स्किप करोगे तो आपको थोड़ा ना पता चलेगा कि कौन सी पर्टिकुलर जगह पर क्या क्वेश्चन बीच में से निकल गया है, ठीक है। तो ध्यान देना इस चीज़ का। ओके, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई कि यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ कि एक्स एंगल पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं। करने क्या वाला हूँ मैं ना आप लोगों से ना क्लास 10th के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। इसको मैंने एक्स एंगल बोल दिया। ट्राइंगल की ये वाली साइड परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी आपको कुछ बात पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम से दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है। इस पर्टिकुलर चीज़ के बेसिस पर अगर मैं यहाँ पर आपके लिए लिखता हूँ पी बी पी एच एच बी, इस तरह से, तो थीटा वर्ड यूज़ मत करना प्लीज़, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एंगल को एक्स ले रखा है, तो एक्स के हिसाब से मुझे चाहिए आपसे जानकारी इस ट्राइंगल के थ्रू। साइन ऑफ एक्स क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स क्या होगा, और उसके बाद से टैन एक्स क्या होगा। इसके अलावा मुझे ये भी जानना है कॉसेक एक्स क्या होगा, सेक ऑफ एक्स क्या होगा, कॉट ऑफ एक्स क्या होगा। मन में आ रहा होगा ना वीडियो स्किप करने का, ठीक है, ओके। मन कर रहा होगा, ये तो हमने पहले से पढ़ रखा है, थोड़ा आगे भागते हैं। आप लोग हर वीडियो के साथ यही करते होंगे। साइन एक्स पी अपॉन एच, कॉस एक्स बी अपॉन एच, टेन एक्स पी अपॉन बी। उसी वे में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर कॉसेक एक्स एच अपॉन पी, सेक एक्स एच अपॉन बी एंड बी अपॉन पी। इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे आपको कुछ बातें और भी बतानी थी। साइन और कॉसेक आपस में रेसिप्रोकल फंक्शंस होते हैं, जिस चक्कर में साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स इक्वल टू 1 कहलाता है। ये इमेज माइंड में चलनी चाहिए कि ये कॉसेक एक्स को साइन के मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर बगल में ना लिख करके आप इस कॉसेक एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू विजुलाइज कर सकते हैं कि 1 के वहाँ पर नीचे बैठा हो। रीडिंग कैसे उठेगी उस चीज़ की, रीडिंग कुछ ऐसे उठेगी। आप चाहो तो साइन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक एक्स लिख लो इसको। नहीं तो फिर ये भी कर सकते हो कि भाई साइन एक्स यहाँ पर है, इस बार साइन एक्स को मत रखो, इस बार ना यहाँ पर इसको यहीं रहने दो, कॉसेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, इस तरह से लिख लो। ठीक ही है, ये भी ऐसे भी चल जाएगा। तो अब थोड़ा सा ये सब है यहाँ पर, जैसे कि कॉस और सेक का है, तो भाई कॉस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई सेक ऑफ एक्स इक्वल टू 1 कैसे लिख सकते हैं, सेक ऑफ एक्स इक्वल टू 1, ये कॉस को उधर भेजा तो 1 अपॉन कॉस एक्स, सेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स, ऐसे। और दूसरा ये भी हो सकता है कि कॉस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन सेक एक्स। लास्ट भी लिख लेते हैं फटाफट से, tan एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू 1। इसकी स्टोरी भी आपको पता चल जाएगी, ठीक है। ज़रा नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। ये टेबल आपने देखा होगा, टेबल बोल रहा हूँ, टेबल नहीं बोलना, कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पर मुझे आपको दिखाना है। रेडियन, ये फैक्टर पूछूंगा आप लोगों से, आप बोलोगे हाँ जी हमें पता है, पाई बाय 180। ये तब है जब आपको डिग्री से नीचे उतर के रेडियन में जाना है, ठीक है। इसी के कोरस्पॉन्डिंग अगर ये मूवमेंट आपका इस तरह से कि आप रेडियन में हो और डिग्री में जाना चाहते हो, तो भाई यहाँ पर डिवाइडेड बाय पाई बाय 180। अभी कोई ये मत पूछना कि सर डिग्री से रेडियन में कब जाया जाता है या रेडियन से डिग्री में कब जाया जाता है, क्योंकि मैं जो करता हूँ मेरे को तो ये है कि मुझे जिस चीज़ में कंफर्टेबल होता है, जहाँ पर्टिकुलर अगर डिग्री में रह करके मुझे क्वेश्चन ज़्यादा कंफर्टेबली सॉल्व करने का मन कर रहा है तो मैं डिग्री में ही करूँगा। रेडियंस की भी थोड़ी हैबिट डाली थी, बट कभी कभी कंफर्ट डिग्री में ज़्यादा मिलता है तो मैं उसमें रहता हूँ। रेडियंस में भी कर लिया करेंगे, इधर कोई वो नहीं है कि एक फिक्स वो है कि आपको वैसे ही करना है। कन्वर्जन चीज़ें आपसे थोड़ी सी पूछ लेता हूँ भाई, जैसे कि डिग्रीज़ में
मैं आपको क्या करने वाला हूँ, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पूछूंगा, देखते हैं आपको उनका रेडियन का जवाब पता है कि नहीं, मतलब डिग्री में मैं दूंगा और पूछूंगा वो रेडियन में कितना कहलाता है। सबसे पहले तो 0 डिग्री हो गया, पूछने को एक और भी है 30 डिग्रीज, फिर 45, 60, 90 और उसके बाद से 120, 180। पूछने में मुझे यहाँ पर और भी आपसे कुछ पूछना है डिग्री और रेडियन के अंदर। फिफ्टीन डिग्रीज, 12 डिग्रीज, 75 डिग्रीज, 24 डिग्रीज, इनके बारे में देख लेते हैं भाई। 0 डिग्रीज का जो रेडियन कन्वर्जन आपके पास मिलने वाला है वो 0 रेडियन रहता है। 30 के लिए π/6, ये ना रेडियन के ऊपर छोटा सा एक सी लिखते हैं, सी इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो सर्कुलर सिस्टम से आया होता है, तो सी फॉर सर्कुलर सिस्टम होता है। बट क्वेश्चन करते समय यार इतना कौन लिखे, छोटा छोटा ऊपर पावर जैसा लगने लग जाता है, वो सी अवॉइड कर देते हैं उसको हम। फिर ये हो जाता है, फिर 45 के लिए मैं कवर कर रहा हूँ π/4, 60 डिग्रीज हो जाएगा π/3, 90 डिग्रीज π/2, पीछा नहीं छोड़ता, 90 डिग्रीज जान खा जाएगा हमारी। 120 डिग्रीज के लिए एक पर्टिकुलर कैसे होगा 120 डिग्रीज, 120 डिग्रीज आपको अगर कवर करना है, डिग्री है आपको लेके जाना है रेडियन में, तो 120 डिग्रीज को आप क्या करने वाले हो भाई, 120 को रेडियन में ले जाने के लिए आपको क्या करना है, π/180 डिग्रीज करना है। देखना ज़रा, ये दिख जाएगा आपको, ये 0 से 0 उड़ रहा है यहाँ पर, और ऊपर 12 नीचे 18 का हिसाब है, ये 6 फैक्टर से उड़ जाएगा। 12 उड़ेगा 6 से, उड़ेगा 2 पर, और 18 उड़ेगा 3 पर, तो 120 डिग्रीज। हाँ, ये 120 डिग्रीज हो जाएगा हमारे पास 2π/3, 2π/3, 120 हो गया 2π/3, 2π/3। 180 डिग्रीज़ के लिए हमारे पास, आप प्लीज़ इसको याद रख लीजिए, पाई होता है। 180 डिग्रीज़ को भी कन्वर्ट करना तो यार वही वाला हिसाब है, आप देख लीजिए, डिग्रीज़ है 180 डिग्रीज़ है, और 180 डिग्रीज़ को रेडियन में लेके जाना चाहते हैं तो π/180 फैक्टर ये वाला यूज़ कर लिया, यहाँ से इधर डाल करके 180 से 180 उड़ गया, पाई बच गया, तो उस हिसाब से ही हो गया पाई। 15 डिग्रीज़ के लिए मैंने लर्न कर रखा है, यहाँ पर भी 15 डिग्रीज़ को मैं कवर कर रहा हूँ, ये इधर लिखा हुआ 15 डिग्रीज़। 15 डिग्रीज़ के लिए हमारे पास हो जाएगा ये π/12, और 12 डिग्रीज़ के लिए हो जाएगा ये π/15। इन दोनों को ज़रा देख लेना, 15 है तो पाई के नीचे 12, और 12 है तो पाई के नीचे 15, मतलब 15 और 12 आपस में रेडियन फॉर्म में थोड़ा सा एक ही पैटर्न हल्का सा दिख रहा है, मे भी शायद आपको याद करने में इजी रहेगा वाला। 75 डिग्रीज़, 75 डिग्रीज़ को ये जो यहाँ पर मैंने मेथड बताया था चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए, इस टेबल के थ्रू, इस फैक्टर के थ्रू, यहाँ पर ये वाला जो फैक्टर लिखा हुआ है उसी के थ्रू आप 75 डिग्रीज़ को कन्वर्ट करके देखना। 75 डिग्रीज़ जो हो जाएगा आपके पास आएगा 5π/12, और 24 डिग्रीज़ आपके पास आ जाएगा 2π/15। इसके अलावा भी मुझे आपसे जैसे पूछना था कि मान लीजिए 15 डिग्रीज़ आपने याद कर लिया है कि 15 डिग्रीज़ जो है वो π/12 कहलाता है, उस हिसाब से कभी मैंने आपसे पूछा भाई 75 डिग्रीज़ क्या होगा। ऑब्वियसली आपके पास क्या तरीका है, आपके पास तो है ही, कोई भी डिग्री से रेडियन में जाने के लिए ये फैक्टर हर बार काम आएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। बट स्टिल मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं इसको इस तरीके से प्रोसेस नहीं करता हूँ। 15 डिग्रीज़ के थ्रू 75 डिग्रीज़ में मुझे पता है 75 जो होता है इसमें फैक्टर 5 होता है 15 बार, 15 5 75, तो उस हिसाब से आप अगर ध्यान से देखोगे तो 5 के बगल में ये जो 15 है, इस 15 को अगर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया π/12 लिख दिया, तो 75 डिग्रीज़ मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा 5π/12। कभी 105 पे जाना होता है तो 105 भी एक ऐसा नंबर है जो कि 15 को यूज़ करता है। 75 ने 15 को 5 बार यूज़ किया था, 105 जो है इसे 15 को 7 बार यूज़ करता है, वही चीज़ है भाई। 15 है यहाँ पर 15, जिसके लिए अगर आपने याद कर रखा π/12 है तो 7, और ये 15 को यहाँ से हटा करके, इस 15 को यहाँ से हटा करके आपने क्या फिल कर दिया, π/12 फिल कर दिया। इसी वे में अगर मैं कहता हूँ कि 12 डिग्रीज़ को भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि 12 डिग्रीज़ है रेडियन फॉर्म में, अगर मान लीजिए आपने याद कर लिया कि 12 के लिए 5 के नीचे 15 बैठता है, वो पैटर्न वाली बात कर रहा था मैं पीछे, और यहाँ से मुझे अगर जाना है 24 डिग्रीज़ पर,
तो 24, इसे 12 से 24 का रिलेशन जो है वो 2 टाइम्स 12 है। कोई भी 24 2 टाइम्स 12 होता है, तो ये हो गया 2, और यहाँ जो 12 है इस 12 को मैं लेके चला गया π/15। किसी ने कहा भाई 48 तैयार करके दिखाओ हमें, 48 भी तैयार कर देते हैं भाई। 48 को अगर मैं इसी 12 से कनेक्ट करके समझूँ तो 12 × 4, ये चला जाएगा आपके पास 4 12, याद कर चुके हो π/15, तो 4 π/15। 72 को ट्राई कर लो, 72 कितना होगा, 72 कितने हिसाब से चलता है इसका आप देख लीजिए। 72 को एक काम कर सकते हैं ना, चलो ऐसे 12 से ही कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर 6 × 12, तो 6 12 72 होता है, तो 6, हाँ ये 12 को हटाने वाली बात बोली थी मुझे, π/15, हाँ इस तरह से। अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है ज़रा ध्यान से देखना, इस पर्टिकुलर पार्ट में ये थोड़ा सा और आगे सॉल्व होने को तैयार है। 6 और 15 इन दोनों को फैक्टर उड़ाएगा 3 से ये 6 जो है 2 पे ऑफ होगा, ये 15 जो है 5 पे ऑफ होगा, तो ये हो गया 2 π/5। देखिए अगर आप इस पर्टिकुलर पार्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर आपको ये है कि सर इतना नहीं चाहिए हमें तो बस इतना हिस्सा दे दो ये वाला, हम इससे हर चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आपसे क्या है ना, आंसर चाहिए क्विकली, जल्दी, तो जल्दी आंसर चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि भाई उस फॉर्मेलिटी में ना पड़ के आप इस तरीके से चलो तो शायद आपका समय बच जाए। इसके बाद से फिर ये हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। यार ये वाला जो है ना क्लास 10th में ही हो गया था, पीछा छोड़ने नहीं वाला है हमारा, हमें भी नहीं चाहिए कि पीछा छोड़े, हमारे काम आएगा ये। कुछ कॉलम्स बनाने हैं मुझे यहाँ पर, आप देख लेना। जैसे यहाँ पर मुझे एंगल्स लिखना है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और बगल में कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। एंगल्स कौन कौन से, एंगल्स वो वाले जो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़े थे। कौन कौन से एंगल्स आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़े थे, 0 डिग्रीज, और अभी भी तो आपने इसका क्या किया, रेडियन फॉर्म भी देखा है, 0 रेडियन। ये गंदा सा राइटिंग में जो लिखा हुआ है और लिखा हुआ है। अच्छा एक बात और भी है, मेरा पाए जो है आपको समझ नहीं आएगा, तो देखो पाए जो है मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके नीचे ये 2 लाइन इस तरीके से खींच रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं पाए को बीच में लिख रहा हूँ तो काफ़ी छोटा छोटा लिखा जा रहा है, तो पता नहीं कोई बोल दे समझ नहीं आ रहा सर वो क्या लिखा था। और एक और बात, मैंने अपनी आवाज़ को खुद एक बार रिकॉर्ड करके सुना था, तो उसमें पता चला कि पाए मेरा कई बार बाय सुनाई दे रहा है, तो माइंड मत करना प्लीज़, पाए जो है बाय सुनाई दे रहा है, ठीक है, तो माइंड मत करना। एंगल्स 0 डिग्रीज हो गया भाई, ये हो गया 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज का रेडियन फॉर्म आपको पता है क्या, आपको तो सब पता होता है, π/6। 45 डिग्रीज को भी कवर करना है, कितना था इसका, π/4, है ना। कितनी खुजली मच रही होगी हाथ में ना, स्किप करो, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो वीडियो को, ये सब तो हमें आता है, हमें तो सब कुछ आता है ना। उसके बाद भी क्लास 11th में आप लोगों ने मुझे कितना परेशान किया, आते हुए भी एक एक क्वेश्चन को 5-5 बार करवाओ, और जब पूछो छठी बार किसको दोबारा पूछना है, तो किसी ना किसी का हाथ फिर से दोबारा ज़रूर खड़ा हो जाता था भाई। ठीक है, वैल्यूज़ बता दो, साइन 0, चाहे डिग्रीज हो चाहे रेडियन हो, 0 ही होता है भाई। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर हाफ, मैं इसको हाफ बोलता हूँ, 1/2 भी बोलते हैं इसको। ये हो जाता है 1/√2, इसकी वैल्यू होती है आपके पास √3/2, और ये साइन 90 होता है 0। इसी तरीके से कॉस के लिए अगर हम कवर, देखो हो गई गलती, साइन 90 0 नहीं होता है। अगर घर वाले बगल में बैठे हैं तो उनको मत बताना कि सर से गलती हो गई थी, साइन 90 1 होता है, ठीक है, राज की बात है यार, आपके मेरे बीच में रहनी चाहिए। कॉस थीटा को कवर करते हैं, ये पैटर्न होता है यार, साइन का कुछ बोलते हैं उल्टा करके लिख दो करके, मैं लिख रहा हूँ आप लोग देख लेना। यहाँ पर 1 पहुँचता है, और उसके बाद से ये √3/2 होता है, उसके बाद से क्या चला जाता है यहाँ पर, हाँ 1/√2, ये तो सेम होता है, साइन और कॉस। इधर हो जाता है आपके पास 1/2, और ये होता है 0। जल्दी टैन कवर कर लेते हैं। टैन को कवर करने के लिए मुझे ये वाली बात जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वाली बात से हेल्प मिलती है। वेल आपको तो याद होगा, अब याद करने के पीछे भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्लास 10th में हमारा वो चैप्टर था ना, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करके, वहाँ पर टैन थीटा का रोल कुछ ज़्यादा ही डोमिनेटिंग था।
यहाँ पर हो जाएगा √3। ये वाला जो है ये ट्रिग्नोमेट्री में tan के लिए जो है 90 डिग्री डिफाइंड नहीं होता, पसंद नहीं है tan को 90 डिग्रीज के साथ खड़े होना, क्योंकि उसकी डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती। tan की डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती जब एंगल कोई 90 डिग्री रख दे या π/2 रख दे। और रहे बाकी सारे एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का जो हिसाब चलता है वो कैसे जाता है भाई, जैसे मान लीजिए यहाँ पर tan थीटा था, अब क्या हो गया कोसेक थीटा हो गया हमारे पास। नेक्स्ट फिर सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा का टेबल यहाँ पर बनाना इसलिए मना करूँगा क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोसेक थीटा का हिसाब जो होता है वो साइन के साथ इस तरीके से होता है कि अगर आपको साइन पता है तो कोसेक आप बना लोगे इस वे में, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। अगर आपको कोसेक 30 बनाना है तो ये हो जाएगा 1/sin 30। 1/sin 30 होता है 1 के नीचे sin 30। sin 30 यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये हाफ लिखा हुआ है, इधर ये वाला हाफ लिखा हुआ है, तो आप इसको हाफ को जब यहाँ करेंगे तो 1 के नीचे है वो हाफ। थोड़ी मैथ सीखी होगी तो सोचना यहाँ पर 2 क्यों लिख दिया मैंने, ऐसा क्या हुआ होगा कि sin 30 को हाफ बोल करके सर ने यहाँ पर लिखा 2 है, इस बारे में पता करना। सेक थीटा की भी अपनी स्टोरी होती है भाई। सेक थीटा का क्या हिसाब होता है, सेक थीटा आपको कवर करना है तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा, और कॉट थीटा का जो है वो आप खुद लिख लेना। चलो यार ठीक है बता देता हूँ, 1/tan थीटा होता है। तो ये आपकी पूरी टेबल तैयार हो गई। बट यहाँ पर मुझे आपको थोड़े से और एंगल्स के बारे में बताना था, वो आपने क्लास 10th में बिल्कुल भी कवर नहीं करे थे। वो है हमारी जानकारी इसके बारे में, साइन ऑफ 15 डिग्रीज। साइन ऑफ 15 डिग्रीज कितना होता है, तो भाई √3 - 1 होल अपॉन 2√2। छोड़ूंगा नहीं, याद रखना, अगर इस एंगल के बारे में कोई भूला ना गोली से उड़ा दूंगा। और साइन ऑफ 15 डिग्रीज उतना ही होता है जितना कॉस ऑफ 75 डिग्रीज होता है, ये बात याद रखनी है। कॉस ऑफ 75 और साइन ऑफ 15 डिग्रीज की वैल्यू जो होती है बराबर होती है √3 - 1 होल अपॉन 2√2। एक और भी बताना था भाई मुझे आप लोगों को, साइन ऑफ 75 डिग्रीज, साइन ऑफ 75 डिग्रीज जो होता है वो आपके पास हो जाता है √3 + 1 होल अपॉन 2√2। जितना साइन 75 डिग्रीज होता है कॉस भी उतना ही होता है, लेकिन कॉस कौन सा एंगल यूज़ करता है, कॉस 15 यूज़ करता है। जरा इस रिलेशन को देख लेना यहाँ पर, एक ये वाली बात, एक ये वाली बात में साइन 15 पे जितना है कॉस उतना ही है 75 पे। साइन 75 और कॉस 15 का हिसाब ऐसे जा रहा है। इसके अलावा भी एक हमारे पास थोड़ा सा नया आ जाता है, ये tan ऑफ 15। tan ऑफ 15 का क्या हिसाब होता है भाई, tan ऑफ 15 हमारे पास चला जाता है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। एक बार रैशनलाइज करके देखना कि क्या मिलता है। बच्चे क्या करते हैं, tan ऑफ 15 की इस वैल्यू को चलो उन लोगों ने याद नहीं कर रखा, उन्होंने इस रिलेशन को निकाला, तो वो इस लाइन के बाद एक लाइन जब पहुंचते हैं रैशनलाइज करने वाला स्टेप कुछ अप्लाई करते हैं, तो रैशनलाइज करने वाले स्टेप में उनका जो आंसर 2 - √3 कुछ ऐसा चला जाता है। आप चेक कर लेना यही मिल रहा है कि नहीं। और उसके बाद से आप लोगों को अगर टाइम हो तो मुझे मैसेज करना कि tan ऑफ 75 डिग्रीज कितना होता है। आप में से कोई अगर ये सोच रहा है कि यार ये साइन ऑफ 15 जो है सर ने जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जो कि सर कह रहे हैं 10th में नहीं था, ये वैल्यू आई तो आई कहाँ से। तो साइन ऑफ 15 को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है, साइन ऑफ 45 - 30 ऐसा कुछ कर लिया है। 15 को ऐसे दो एंगल्स में ब्रेक कर दिया, जो वो दो एंगल जो मुझे पता है। ये दोनों एंगल देख लो यहाँ पर 45 और 30। 45 और 30 को इस तरीके से माइनस ऑपरेशन से कनेक्ट करो तो 15 डिग्री तक पहुँचा जा सकता है। और उसके बाद से ये जो हमारे पास साइन ऑफ 45 - साइन ऑफ 30 है, आपको ये रिलेशन भी तो पता ही होगा, a - साइन ऑफ a - b। हाँ कुछ याद आया, ये पर्टिकुलर रिलेशन आप लोगों ने क्लास 11th में जाके पढ़ा था। आप में से अगर किसी को याद हो तो ये हो जाएगा साइन a cos b माइनस cos a साइन b, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। फिर हाथ में खुजली मच रही होगी स्किप करने की, कुछ बच्चे तो जंप भी कर गए होंगे यहाँ से। a देख लो 45 है, तो आप शायद यहाँ पर इन दोनों को कनेक्ट करके बोल सकते हो कि a जो है 45 है और b जो है 30 डिग्रीज है। दिख रहा है क्या, छोटा छोटा लिखना शुरू कर दिया मैंने। तो a 45 और b 30 दोनों को फीड करो यहाँ पर साइन के बगल में, a को 45 cos b 30 माइनस
कॉस ए मतलब 45 साइन 30, बाकी यहाँ पर जो होगा 1/√2, ये देखो ख़राब हो रहा है, मैं ऐसे लिखता हूँ 1/√2। अरे भाई इन वैल्यूज़ को ना आप फिल कर देना, आप ना ये जो साइन 75 में यहाँ पर लिख के बैठा हुआ हूँ ना, ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। साइन ऑफ 75 बोल रहा था, मुझे लगता है 15 बोलना था मुझे, साइन 15 के लिए। साइन ऑफ 75 के लिए मैं आपको पूरा प्रोसेस में दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चों के हाथ में खुजली वैसी मछली है स्किप करने की। बट ये ज़रूर बता देता हूँ कि इसको, ये वाला फिलहाल, ये वाला, इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए 75 को आपको ब्रेक करना पड़ेगा फिर से वो दो एंगल्स में जो कि आपको आते हैं। देखो 45 और 30 इस तरह से लेके चल देते हैं। इधर जो है साइन ऑफ a + b फॉलो होगा, साइन ऑफ a + b। नीचे आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। tan ऑफ 15 के लिए आपको क्या करना है, tan ऑफ 15 के लिए, tan 15 के लिए ये जो यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है, tan 15 के लिए आपको यूज़ करना है ये वाला tan 60 - 45। इसका भी एक रिलेशन है, थोड़े टाइम बाद मैं आपको बताने भी वाला हूँ कौन सा रिलेशन रहता है। वहाँ से सॉल्व करके आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। इस चीज़ के ऊपर बेस्ड आपके 11th क्लास में एक नंबर के क्वेश्चन आते थे, MCQs में भी आ जाता था, मैंने भी लिए होंगे टेस्ट, उसमें आपने देखा होगा। तो यह हो गया यहाँ पर ऐसा। याद रखना मैंने आपसे कुछ पूछा है, याद रखना जो बच्चा इस पर्टिकुलर वीडियो को यहाँ स्किप कर रहा है उसको ये पता चल नहीं पाएगा कि बीच में कुछ पूछ लिया गया है, ठीक है ना नालायकों। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। हाँ आता है आप लोगों को, तो सब कुछ आता है, आता मुझे भी है। देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने डिसाइड किया था कि मैं थीटा नहीं बोलूँगा आज मैं साइन के बगल में जितने भी थीटा पढ़ रहे होंगे उनको एक्स बोलूँगा कुछ, लेकिन आदत ऐसी पड़ी हुई हो नहीं पा रहा है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 ऐसे भी बोलते हैं हम लोग। हाँ, अब यहाँ से बेसिकली अपने पास क्या होगा भाई, इसके मॉडिफिकेशंस आपने देखे ही होंगे बेटा, आप लोगों को तो सभी पता रहता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आता होगा ना, झूठ बोल के दिखाओ, यस सारे में आता है, छोड़ो मुझे सुनाई थोड़ा देगा। ये हो गया यहाँ पर 1, कॉस स्क्वायर ऑब्वियसली इक्वल टू लगा दिया यहाँ पर, समझो ना क्या हुआ होगा, कॉस स्क्वायर को उधर भेजना है यार। गंदी गंदी शक्लें मत बनाना कि सर पढ़ाई हुई चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हो, भरोसा नहीं है मुझे आप लोगों पे बिल्कुल भी। इसका एक और भी हिसाब है, क्या होता है, अरे पहले इसके बारे में एक और बात करनी है। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, क्वाड्रेटिक नेचर है, इधर इधर स्क्वायर हटेगा तो वहाँ पर प्लस माइनस वाला स्क्वायर रूट आएगा, प्लस माइनस वाला स्क्वायर रूट आएगा। अब इसका भी क्या हिसाब है भाई, ये इस तरीके से लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा इस वे में। बाकी यहाँ पर ये जो थीटा है इस पर डिपेंड करता है कि ये आंसर कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करता है थीटा के उस पर। मैं बेसिकली आपको थोड़ा सा ना इस बारे में बताना चाह रहा था ना, ये कास्ट रूल आपने पढ़ा होगा CAST। यहाँ का थीटा अगर इधर है या इधर है तो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था, उस केस में फिर हमें यहाँ पर माइनस साइन को हटा देना है ताकि सिर्फ प्लस साइन बचा रहे, सिर्फ प्लस साइन बचा रहे, ठीक है ना। हो जाएगा यार, आगे बहुत सारे आने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। दूसरा भी हमारे पास क्या हो गया भाई, कर तो ये भी सकते थे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या हो गया फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है ना, स्क्वायर हटा देना है ना आपको, स्क्वायर हटा दोगे प्लस आएगा माइनस आएगा, रूट आएगा 1 माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पर, बनना तो कुछ नहीं है, ऊपर वाली लाइन रिपीट होगी इधर ऐसे। इधर भी कॉस का हिसाब है भाई, साइन तो चलो यहाँ पर पॉजिटिव होता है और यहाँ पर पॉजिटिव होता है, कॉस का क्या हिसाब है कास्ट में, कॉस दो जगह पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें ए होता है हमारे पास ऐसा, और यहाँ पर सी, ये कॉस के बारे में बता रहा हूँ। दैट मीन्स आपको यहाँ पर से माइनस साइन हटाना होगा अगर आपके एंगल इन दोनों क्वाड्रेंट के अंदर पड़ रहे हैं तो, लेकिन अगर आपके एंगल इन दोनों एंगल इसमें पड़ रहे हैं, कॉस की बात चल रही है, तो यहाँ पर फिर नेगेटिव वाला हिसाब रहता है यार, ठीक है ना। पिछले साल पढ़ाते पढ़ाते एक दिन क्या हुआ भाई कि मैंने ना किसी क्वेश्चन को करते करते मैंने एक जगह पर साइन थीटा को ना एक्स अज्यूम कर लिया। ज़रूरत थी मेरी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कुछ सब्सटीट्यूशंस करने थे, तो साइन थीटा को मैंने एक्स लेट किया, कर लिया भाई। और उसके बाद से उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते करते किसी एक जगह पर कॉस थीटा आ गया भाई, कर रहा था सॉल्व, आ गया कॉस थीटा। बच्चों से पूछा चलो भाई बताओ साइन थीटा तो मैंने आपको बता ही दिया था कि एक्स मैं लेट कर रहा हूँ, कॉस थीटा जल्दी से बता दो। शक्लें देख रहे थे वो लोग मेरी कि क्या पूछ रहे हैं, भांग तो नहीं खा रखी इन्होंने कहीं। अज्यूम तो साइन को किया था ना एक्स, कॉस क्यों पूछ रहे हैं हमसे, कॉस हमें थोड़ा ना पता है, कॉस को भी कुछ अज्यूम कर लो,
उन नालायकों को ये नहीं पता था कि जब आप साइन को एक्स डिक्लेयर कर रहे हो तो उसी केस में कॉस भी डिक्लेयर हो चुका है। क्या क्या हो जाएगा कॉस? इस रिलेशन को देखिए, अगर साइन को मैं एक्स बोल रहा हूँ तो इस पूरे पिक्चर में कहीं पर भी साइन होगा तो उसको एक्स पिक्चर करेंगे, तो ये वाली लाइन लिख रहा हूँ मैं, कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना। साइन को मैं एक्स बोल रहा हूँ तो ज़रा देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हर साइन को एक्स बोल दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से। इतनी छोटी सी बात उन लोगों को स्ट्राइक नहीं कर रही थी। नालायकों, मुझे पता है आप में से भी कुछ हो ऐसे, ठीक है ना। और अगर आपने वहाँ पर मान लीजिए कि कॉस थीटा को कुछ अज्यूम कर लिया, कुछ भी नाम रख लो यार, वायलेट करना है, तो आप फिर क्या करोगे? कॉस थीटा वाई है, और अगर कॉस थीटा को वायलेट करके मैंने किसी स्टेज पर साइन थीटा पूछ लिया कि कितना होगा, बना पाओगे क्या? मैं बता रहा हूँ, इस वाले रिलेशन को यहाँ पर यूज़ कर लेना भाई, इस वाले को यहाँ पर, इस वाले को साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस, ये अजम्पशन दूसरा है बेटा प्लीज़, पुराने वाले को भी मैं किनारे कर चुका हूँ, उसकी बात कर चुका हूँ। अभी इस अजम्पशन में मैंने साइन को अज्यूम नहीं कर रखा, मैंने यहाँ अज्यूम किया है कॉस को। मेरी ज़रूरत होगी तो मैं साइन को करूँगा, मेरी ज़रूरत होगी तो मैं कॉस को करूँगा, मेरी मर्जी चलेगी मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन सब कुछ लॉजिकली करना पड़ेगा मुझे। ऐसा नहीं कि मर्जी चलेगी मैं कुछ भी हो रहा है, कुत्ता बिल्ली चूहा आलू बैंगन कुछ भी, ऐसा नहीं करना है। साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस, कहाँ ये वाला यूज़ करना था ना, ये वाला, तो 1 माइनस कॉस, कॉस को नाम दे रखा है ये, तो इस हिसाब से ये 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को जो है ना, मुझे पता है आगे भूल जाओगे, आप तो बोलोगे नो सर हमें तो सब याद रहता है। ये आइडेंटिटी नंबर 1 थी भाई, पूरा पेज भर दिया इससे। इसी तरीके से आइडेंटिटी नंबर 2 भी रहती है यहाँ पर, ऐसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थीटा मैंने बता ही दिया था, एक्स लेट करने का सोचा था बट थीटा ही चल रहा था, से कोई बात नहीं। एक और भी होता है मॉडिफाई, ये सब भी हो सकती हैं। थर्ड वाला क्या था बताना ज़रा, क्या था? कॉट था, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। राइटिंग गंदी है मेरी, स्टोरी सही कहती थी। हाँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटीज होगी। इसका मॉडिफिकेशन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब जानते हो कैसे कह रहा हूँ मैं? मान लीजिए कि ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है आपके पास यहाँ पर, आप तो मुझे ये बता दो कि आप ये कोई लिख पाएगा क्या, सेक थीटा प्लस tan थीटा एंड देन सेक थीटा माइनस tan थीटा। देख लो, ये आप मुझे कोई लिख पाएगा क्या? बच्चे से पूछा मैंने भाई, क्लास 10th की बात है, उनका दिमाग इतना नहीं चलता है, उनको क्या रहता है यार, उनको ये है कि आइडेंटिटीज़ लर्न कर ली और पेपर में तो जैसे कि आइडेंटिटीज़ ही लिखने को आएंगी, उनको तो पहले तो यही हिंट होता है कि आइडेंटिटीज़ लर्न है तो सारा काम हो जाएगा। एक दिन मैंने बच्चे के सामने लिख दिया ये वाला, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। मैंने पूछा ये तो पता ही होगा, और एक बच्चे से पूछा था, वो उसका रिस्पॉन्स ठीक रहता था। ऐसा नहीं कि मैंने किसी बच्चे से पूछा था जिसका अच्छा खासा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था, क्वेश्चन बना लेता था वो, ये दिख नहीं रहा तो ये चीज़ मैंने लिख दी भाई। वो तो घूरते जा रहा था बच्चा इस चीज़ को कि कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया। यार आपने जब ये आइडेंटिटी लर्न कर रखी है और अगर आपको ये नीचे वाला स्टेप बनाना आ चुका है, ये कैसे बनाया, तो इसी पर्टिकुलर एक फैक्टर में मैंने क्या किया है कि एक पर्टिकुलर चीज़ को 1 के नीचे वहाँ भेज दिया है। 2 ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई में है, इनमें से एक ब्रैकेट को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई से 1 के पास भेजोगे तो नीचे ही बैठेगा वो, इस तरीके से हो गया। तो इतनी गेम खेलनी हमें आनी चाहिए, ठीक है। ये वाली लाइन जो यहाँ पर है, ये वाली लाइन मुझे एक बार मैसेज कर देना, जिस नोटबुक में भी आप इस चीज़ को करोगे मुझे एक बार मैसेज ज़रूर कर देना कि ये आया कैसे। एक या 2 स्टेप में आपका आंसर बन जाएगा ऐसे, ठीक है। और वही बात है भाई, जिसने वीडियो स्किप करनी है उनको कुछ पता नहीं चलेगा कि मैंने आपसे यहाँ पर कुछ पूछा था, ठीक है। तो इसके बाद से ये तो आइडेंटिटीज हो गई ख़त्म। ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, देखना मैं यहाँ पर अगर ये लिखूँ सी, क्लासरूम में मैं सी जो है ये 2 पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट यूज़ करता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री चेंज को डिनोट करने के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री चेंज, सी, पहले सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरे सी का मतलब चेंज, सी। ऐसे ही हमारे पास एस था, सप्लीमेंट्री, सेम इस तरीके से था। और हाँ भाई,
कुछ एक टेबल बना रहा हूँ यहाँ पर, टेबल नहीं एक लाइन बना रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। इस तरीके से मैंने यहाँ पर कर दिया भाई। और इसके बाद से सेंटर पे मैं इस लाइन पे नंबर नहीं, एंगल्स लोकेट कर रहा हूँ। एंगल्स भी नंबर ही होते हैं भाई। एन एंगल इज़ द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ रोटेशन, ऐसा कुछ करके 11th क्लास में कहीं पर आया होगा, नहीं भी पता तो क्या फ़र्क पड़ता है। इधर हो गया आपके पास ये 90 डिग्रीज। फिर मैं 90 का टेबल पढ़ रहा हूँ, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज, 360 डिग्रीज, देन हाँ भाई अब क्या होना चाहिए, मैं तो भूल गया, 540 डिग्रीज एंड देन 540 नहीं यार, 450 लिखना था ना, 450 लिख दिया लेकिन गलत बोला। ये है 540 डिग्रीज। इसके बैक साइड में भी जाते हैं ज़रा, माइनस वाला 90, माइनस वाला 180 डिग्रीज, माइनस वाला 270 डिग्रीज, माइनस वाला 450, माइनस वाला क्या क्या यार, दिमाग हट जाता है बिल्कुल। अब ये CC और SS क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री लीड्स टू चेंज, सप्लीमेंट्री लीड्स टू नो चेंज। सप्लीमेंट्री में कोई चीज़ चेंज नहीं होती है, बट कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री होते क्या, रेशो होते हैं क्या, नहीं ये रेशो नहीं होते, ये एंगल होते हैं। इतने सारे एंगल यहाँ पर लिखे हैं और सबके सब जो है मैंने अभी फिलहाल जो है ज़रूरत के हिसाब से अपने 90 के गैप पे लिखे हैं। 90 का गैप है हर एक के बीच में। आप चाहो तो 90 का टेबल पे लेना, 90 0 ज़ा 0, 90 1 ज़ा 90, 90 2 ज़ा 180, 93 ज़ा 270 एंड सो ऑन। बैक साइड पे भी चले जाना, एंगल नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है ना। तो अपन लोगों का यहाँ पर क्या हिसाब होने वाला है मैं आपको बताता हूँ कि CC जो है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं, ये होते हैं एंगल्स। तो कौन कौन से एंगल यहाँ पर CC होंगे भाई, देखो ये CC है 90 डिग्रीज, ये भी CC है, ये भी CC है। और अगर मैंने आगे लिखा होता है यहाँ पर कोई एंगल, आगे वैसे यहाँ पर इस जगह पर जो एंगल पड़ता नेक्स्ट, वो एंगल पड़ता 630, वो भी CC होता। पीछे देखो यहाँ पर क्या है, ये माइनस का 90 CC है, CC CC, ठीक है। यार ये गड़बड़ हो गई है, आप लोगों को दिख गया होगा, पक्का दिख गया होगा आप लोगों को। देखो क्या गड़बड़ हो गई, ये यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये टेबल मैंने गलत पढ़ दी है, ये गलती हो गई भाई। माइनस 270 था, अभी 90 पीछे जाते हैं, इस मतलब 90 का टेबल जैसे भी आप समझो, यहाँ पर नंबर पड़ता माइनस के 360 का, जबकि मैंने लिख दिया था गलत, और ये हो जाएगा माइनस का 450, ठीक है। बाकी ऊपर CC जो था कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो हिसाब था वो मैंने आपको बताया, इस तरीके से है। SS हो जाएंगे बाकी सारे, SS 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 SS। बोलने वाले ये भी बोलते हैं कि SS जो होता है वो 180 का मल्टीपल होता है, 180 का मल्टीपल होता है। 180 0 ज़ा 0, 180 1 ज़ा 180, 180 2 ज़ा 360, 180 3 ज़ा 540 एंड सो ऑन। भाई जो बोलना है बोल लो, और एक चीज़ को बोलने के तरीके इतने सारे हैं। तो मुझे आपको एक बात और भी बतानी थी, अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग जो है एंगल्स को हमारे स्कूल में हमारी क्लास में हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वे में भी पढ़ रखा है। इस पर्टिकुलर वे में पढ़ते हैं तभी CAST वाला हिसाब आता है। कैसे जाता है वो, यहाँ होता है CAST, इस तरीके से जाता है अपना कुछ। ये जो X एक्सिस होता है ये हमारे पास होता है SS एक्सिस, मैं इसको SS बोलता हूँ, और ये होता है CC। ये पूरा जो Y एक्सिस जैसा दिख रहा है ये वाला। आप मेरी बात सुनो सर, 0 से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर ये 0 रखा है, यहाँ पर ये वाला 0, तो 0 SS, फिर 90 जो हो गया ये CC पे आ रहा है 90, फिर 0 90 180, यहाँ पर 180 SS पे आना चाहिए, ये रहा 180। अच्छा क्या हो गया था, 0 90 180, फिर 270, फिर 360 देखना SS पे ही आना चाहिए ना वहाँ पर, कुछ ऐसा ना हो कि यहाँ गलत लिखा और यहाँ पर गलत आ रहा हो, दोनों चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। 360, फिर 450, 540, इस तरीके से कितना 630, एंड ये साइकिल चलती रहेगी। तो हमारे पास सारे के सारे एंगल जो है अभी जो स्ट्रेट लाइन पे पड़े हुए हैं, ये स्ट्रेट लाइन पे पड़े हुए हैं जो, वो इस तरीके से इस पर्टिकुलर पार्ट पे लोकेट किए जा सकते हैं, इस तरीके से। एक बात और बतानी थी मुझे आप लोगों को यहाँ पर, इस बारे में सोचना ज़रा। मैं इसको लिख रहा हूँ A, सोचना क्या है मैं ही बता देता हूँ। अगर किसी ने यहाँ पर 0 लिख दिया है, 90 180 270 और 360 इस तरीके से अगर लिख दिया है किसी ने, तो 0 से जो 90 होता है वो A होता है, कास्ट टूल बता रहा हूँ यार मैं, और ये क्या होता है
एस, मतलब इस तरीके से आप ये सी ए एस टी बना के लिखें ना। तो 0 से 90 को मैंने यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ये होता है आपके पास फिर एस टी सी, यही चीज़ आगे भी जाती है, ए एस टी आगे लिखा होता तो आपको पता रहता है वो सी लिखता मैं। इधर क्या जाएगा, ए एस टी सी है ना, देखते हैं इस तरीके से। और अब यहाँ पर क्या आने वाला भाई, हाँ जी देखना सही लिखा है क्या, ए एस टी सी ए एस टी सी ए एस टी, आगे लिखता तो और भी होता, पीछे लिखता तो और भी होता, इतना कुछ है। बट क्लास 11 में इस चीज़ का भी जुगाड़ हम लोगों ने कैसे किया था, अपन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इतने हिस्से को स्टडी करने का ट्राई किया था। हम लोग कोशिश करते थे कि हमारा किसी भी पर्टिकुलर वे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बगल में कोई सा भी एंगल आ जाए, अपन लोग कुछ पर्टिकुलर रूल डिसाइड करके ये ट्राई करते थे कि हम उस एंगल को इस छोटी सी विंडो में ले आएँ, कहाँ से कहाँ तक से, इसमें 0 से लेकर के 360 के बीच में ले आएँ। 0 से लेकर के 360 के बीच में ले आने से क्या होता था, फिर हमारा काम जो है आसान रह जाता था। फिर हमारे पास बड़े एंगल कुछ आ जाए ना तो हमें टेंशन नहीं रहती थी, क्योंकि हमें एक चीज़ पता चल गई थी कि बड़े एंगल है तो क्या हुआ, हम उनको गिरा देंगे, हम उनको 0 से 360 के बीच में ले आएंगे, और उसके बाद से 0 से 360 के बीच में ला करके वो ऑपरेट हो जाते थे, हैंडल हो जाते थे। कुछ ना कुछ इस साल भी हमारे पास इस तरीके से बहुत कुछ आने वाला है कि वो पार्ट दोबारा रिवाइज करवाना पड़ेगा मुझे, जिसमें आपका मन करेगा अरे यार ये भी स्किप कर दो, ये भी स्किप कर दो, होने नहीं वाला ऐसा। लेकिन चलो ठीक है भाई, नेगेटिव एंगल्स को कैसे डील करते हैं ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेगेटिव एंगल को कैसे डील करते हैं ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डीलिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ नेगेटिव लिखा है ये, नेगेटिव एंगल्स। नेगेटिव एंगल जैसे कि साइन ऑफ माइनस ए क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस ए। मैं काम करता हूँ, लिख देता हूँ पूरा, रुको 1 मिनट। मैंने ये सब यहाँ पर लिख दिया है। इसको मत देखो अभी, आप ये सब देखो, ये लो, अब इसमें पूरा आ रहा है। साइन के बगल में माइनस ए, मैंने एंगल को ना यहाँ पर ए बोल दिया है, बड़े वाला ए, क्योंकि मेरे को नेगेटिव एंगल्स के बारे में बात करनी है, तो ए के आगे इसलिए मैंने क्या कर रखा, माइनस भी लगा रखा है। तो आप ज़रा देखोगे यहाँ पर, तो साइन ऑफ माइनस ए इधर, और उसके बाद से कॉस ऑफ माइनस ए इधर, टेन ऑफ माइनस ए, उसी तरीके से हर जगह मैंने माइनस ए लगाया हुआ है। लेकिन आप देखो कि हो क्या रहा है, जब इक्वल टू के उधर मैंने दूसरे पेन यूज़ कर रखा है यहाँ पर, ये माइनस जो है साइन का केस अगर आप देखोगे तो माइनस साइन जो है वो एंगल को छोड़ के ट्रिग्नोमेट्री के पास आ गया है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन रेशो के पास आ गया है, उसने एंगल को छोड़ दिया है। यहाँ ये माइनस है प्रेजेंट, तो वो एंगल का माइनस है, लेकिन इधर जो ये माइनस है अब ये एंगल का माइनस नहीं है, ये आगे बाहर निकल के आ चुका है। बोलने को ऐसे बोल देता हूँ मैं कि बाहर निकल के आ चुका है, ठीक है। बट अब ये माइनस जो है एंगल के साथ नहीं बैठा हुआ, ये ट्रिग्नोमेट्री के साथ बैठ गया है, साइन के साथ बैठ गया है। बट ये माइनस जो है एंगल को छोड़ करके ट्रिग्नोमेट्री के साथ सिर्फ 4 जगह पर बैठा है। वो आपको दिखने चाहिए कौन सी 4 जगह पर बैठा है। साइन के साथ बैठा है, हाँ जी, फिर टैन के साथ भी बैठा है, कोसेक के साथ बैठा है, कॉट के साथ भी बैठा हुआ है। 2 रेशो हैं जहाँ पर ये माइनस साइन जो आपको दिखेगा ही नहीं, गायब होता हुआ दिख रहा होगा। 2 हैं, एक कोसेक दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर, कोसेक दिख गया आपको यहाँ पर, कोसेक के साथ एंगल के साथ यहाँ पर मैंने रखा था माइनस, बट इक्वल टू के उधर देखोगे जब आपको दिखेगा ही नहीं वो माइनस, वैनिश हो गया, गायब हो गया। किसने गायब करवाया बता दूंगा अभी। सेक के साथ भी यही हुआ है, कॉस और सेक वैसे भी तो पार्टनर यहाँ है, इनका तो पार्टनर वाला हिसाब है ना। कौन से पार्टनर है ये रेसिप्रोकल पार्टनर है। कॉस और सेक आपस में एक दूसरे को फॉलो करते हैं रेसिप्रोकल वे में। खैर रेसिप्रोकल वाला भी यहाँ पर जो है दोनों के साथ एंगल माइनस थे, आप देख रहे हो कि दोनों के साथ अब यहाँ पर एंगल के साथ माइनस हट गया और बाहर भी नहीं आया, प्लस हो गया पूरा। तो उसके पीछे की जो स्टोरी है वो ये है। सबसे पहले तो आप समझिए कि मैंने यहाँ पर एंगल को क्या, इधर देखना है अभी आपको, ये इधर इधर ये दिख रहा है क्या, एंगल, ये सब लिखा हुआ है, एंगल इक्वल टू माइनस ए। उस एंगल को माइनस ए मैंने ले रखा है यहाँ पर, लिखा तो ऐसे भी जा सकता है 0 माइनस ए। ये क्या लिखा है, एंगल इक्वल टू 0 माइनस ए, और 0 और माइनस के नीचे मैंने कुछ ना ऐसे अंडरलाइन कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है 0 माइनस ए को। 0 माइनस ए में मैंने क्या कर रखा है कि 0 और माइनस को मैंने अंडरलाइन कर रखा है ऐसे, क्योंकि मैं आपको इस 0 और इस माइनस का मूवमेंट दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। ये पर्टिकुलर एंगल होता है 0,
यहाँ ना बहुत सारे एंगल्स भी आते हैं। अभी आपने यहाँ पर ऊपर ही देखा होगा कि जीरो के बगल में मैंने 360 भी लिखा था, घूम फिर करके यहाँ पर एक एंगल बहुत देर बाद और भी आएगा 720। यहाँ बहुत सारे एंगल आते हैं, बहुत सारे एंगल्स आते हैं इस वाली जगह पर, इधर इधर। मेरा काम अभी जीरो से है तो यहाँ पर मैं जीरो भर रहा हूँ और नहीं भर रहा कुछ। जब आप -a को जीरो -a लिखते हैं और जीरो और माइनस के नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा है क्योंकि हमारा एंगल का मोशन दिखा रहा है कि वो एंगल बेसिकली जाना कहाँ जा रहा है। जीरो और माइनस, जीरो माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में आने की कोशिश रहेगी उसकी, फोर्थ क्वाड्रेंट में आने की उसकी कोशिश रहेगी। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आने की कोशिश करता है जब वो, तो उसको यहाँ पर ये कॉस और सेक का रूल फॉलो करना पड़ता है। CAST में सी का मतलब होता है कॉस, यहाँ जो है सी इसका मतलब होता है कॉस, कॉस के साथ सेक भी होता है भाई यहाँ पर, ठीक है ना। तो कॉस और सेक जो है यहाँ पर अपना ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो है नेगेटिव होने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर CAST में इस घर में कॉस और सेक पॉजिटिव रहना चाहते हैं। अब पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो फिर माइनस एंगल के साथ बिठा दोगे तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो अपना नेचर बदलने लग जाए, अपने इस पर्टिकुलर कास्ट के रूल को फॉलो करने से किनारे हटे। ऐसा नहीं होने वाला है। कॉस और सेक को पॉजिटिव रहना है, एंगल माइनस हो या नहीं हो, कॉस और सेक को पॉजिटिव रहना है इस क्वाड्रेंट में, तो रहना है, बात खत्म। जीरो माइनस के नीचे अंडरलाइन इसलिए क्या था क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर किसी को समझना आया तो मुझे बता देना कि पॉइंट नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं कुछ दूसरा ट्राई कर लूँगा समझाने का तरीका, ठीक है, ओके। अभी कोई ऐसा ना हो जिसको कास्ट के बारे में ही ना पता चले कि होता क्या है कास्ट। पीछे का पूरा टॉपिक कास्ट के ऊपर समझा दिया। ये वाली एक्सेस को SS बोला था, उस वाले को CC बोला था, ये बात आपको याद है। करवाते समय ये जीरो था, 90, 180, 270, 360 एंड सो ऑन। नेगेटिव एंगल्स भी यहाँ पर आप बिछा सकते हो। ए का मतलब होता है यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ऑल में क्या, ऑल एंगल या ट्रिग्नोमेट्री है, सारे के सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करते हैं। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का कोई सा भी एंगल आपने किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में फीड किया तो जो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू आती है वो पॉजिटिव बन के आती है। क्लास 11 में था। इस S का मतलब यहाँ पर होता है आपके पास साइन, साइन भी और कोसेक, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव रहती हैं इसीलिए। अच्छा, कोसेक के लिए C नहीं लिखा हुआ, इतने अल्फ़ाबेट थोड़ा ना डाल देंगे यहाँ पर। साइन और कोसेक यहाँ पर दोनों चीज़ें पॉजिटिव रहती हैं। इधर जो हिसाब रहता है हमारे पास टैन, टैन के साथ और क्या हो सकता है, कॉट, ये हमारे दो चीज़ें पॉजिटिव रहते हैं। और C में जो है हमारे पास कॉस, इसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट का भी पीछे हमने डिस्कशन किया था। और क्या नाम था यहाँ पर, सेक, ये पॉजिटिव रहते हैं। देखो यहाँ तो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। उसके अलावा, इसके अलावा एक भी ऐसा क्वाड्रेंट नहीं है जहाँ पर सारे पॉजिटिव हों, ना तो इसमें पॉजिटिव है सारे, ना इसमें ना इसमें। इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। कोई अगर इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट का कोई एंगल उठा करके कॉस को फीड करता है, कॉस को, तो कॉस उस एंगल को यूज़ करने के बाद नेगेटिव वैल्यू जनरेट करेगा, क्योंकि यहाँ जो है पॉजिटिव वैल्यू साइन और कॉसेक ही करते हैं सिर्फ, कॉस नहीं करेगा यहाँ पर, कॉस भी नहीं करेगा, सेक भी नहीं करेगा, और क्या क्या नहीं करेंगे, कॉट और टैन, ये भी नेगेटिव वैल्यू जनरेट करेंगे। इधर नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए आपको, टैन मान लो, टैन और कॉट के साथ आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, टैन और कॉट के साथ आपको चाहिए पॉजिटिव वैल्यू। टैन और कॉट पॉजिटिव वैल्यू इधर जनरेट करते हैं। ऑल में तो करते ही हैं टैन और कॉट, ऑल में तो सारे ही करते हैं पॉजिटिव वैल्यू जनरेट। लेकिन अगर टैन और कॉट को पॉजिटिव वैल्यू आपको और भी कहीं पर जनरेट करवानी है तो उसको थर्ड क्वाड्रेंट वाले इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट से कोई सा भी एंगल खिला दीजिए, वो पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करेगा। यहाँ सिर्फ टैन और कॉट का पॉजिटिव हिसाब रहता है और कुछ नहीं। बाकी चारों के चारों नेगेटिव। कौन से चारों, साइन, कोसेक, कॉस, सेक, ये चारों के चारों यहाँ नेगेटिव होंगे। इधर भी आपको पता चल गया क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा। और इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के बीच के एंगल्स कैसे उठा उठा के भरने होते हैं, ये सारी बातें जो थी 11th में थी, बट आगे क्वेश्चन में मैंने डाल रखे हैं इस तरीके से, वहाँ से भी थोड़ा सा हिंट मिल जाया करेगा आपको। नेक्स्ट है हमारे पास ज़रा इस चीज़ को देख लेना भाई, फिर से बना रहा हूँ मैं, ये हमारी जान छोड़ेगा। क्या बोला था, ये 0 डिग्रीज था, ये 90 डिग्रीज था। 90 डिग्रीज तो मैं यहाँ पर रेडियन फॉर्म में लिखने का मेरा मन कर रहा है, बहुत देर से डिग्री डिग्री चल रहा है, तो ये रेडियन फॉर्म लिख दिया। ऊपर लिखा है पाई, पाई बाय 2, नीचे 2 लिखा हुआ है। ये हो गया आपके पास पाई, और ये हो गया 3 पाई बाय 2। ये 270 को कहते हैं 3 पाई बाय 2। अगर आपको नहीं पता चल रहा कैसे होगा तो 270 जो मैं कह रहा हूँ उस 270 को आप रेडियन में कन्वर्ट करके देख लीजिए। वो एक टेबल बताया था टॉपिक नंबर 1 में, वहाँ से नहीं, टॉपिक नंबर 2 में बताया था, सॉरी। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास घूम फिर करके 0, 90, 180, 270, 360। 360 को कहते हैं 2 पाई, 360 को कहते हैं 2 पाई। नहीं समझ में आ रहा है तो ये लो, एक कोशिश और करता हूँ मैं यहाँ पर। ये बनाइए नंबर लाइन ऐसे, इस तरीके से, और ये हो गया 0 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज एंड 360 डिग्रीज। आगे बहुत सारे एंगल हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं आगे।
लेकिन मैंने क्या बताया था पीछे, मैंने यहाँ पर पीछे ये बताया था कि मेरा जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ ला के करूँ। मैं करूँगा कोशिश, अपने आप नहीं होंगी चीज़ें, मैं करूँगा, मेरे साथ आप भी करेंगे, इस बीच की विंडो में ला करके करें। तो इसीलिए मैं इन्हीं पर्टिकुलर एंगल्स को ले रहा हूँ। इस विंडो में रहेंगे तो हमारा थोड़ा सा ये रेडियन फॉर्म क्या क्या बोला था, 0 डिग्रीज रेडियन फॉर्म में 0 ही कहलाता है, 90 डिग्री कहलाता है पाई बाय 2, 180 कहलाता है पाई 270, यहाँ लिखा हुआ था 3 पाई बाय 2। ये भी बोल दिया कि वो टॉपिक नंबर 2 में जाकर के वो जो कन्वर्जन टेबल दिखाई थी डिग्री और रेडियन की, जहाँ पर फैक्टर पाई बाय 180 होता है, उधर से जाके बना सकते हो, और ये होता है 2 पाई। इस तरीके से किया। और इस पर्टिकुलर चीज़ में ये सी सी एक्सेस है और ये क्या है, एस एस, कॉम्प्लीमेंट्री चेंज, सप्लीमेंट्री चेंज। देखना कौन कौन से एस एस में, फिर एस एस पर 0 था, ठीक है भाई, एस 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 एस, और बाकी यहाँ पर क्या हो गया भाई, सी 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 सी। करने क्या वाला हूँ मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन देने वाला हूँ यहाँ पर, मैं खुद भी सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन से याद आया, अभी कुछ टाइम बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं क्वेश्चन बैंक तैयार करके रखूँगा आप लोगों के लिए। इच्छा तो बहुत थी कि क्लासरूम में बैठ करके इस चैप्टर को करते, और 100 क्वेश्चन तो ऑब्वियसली करने ही थे, कम से कम भी ट्राई करूँगा कि वो टारगेट जो यहाँ पर भी वैसे ही रहे। सॉल्व फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर जो दे दिया है इसमें, कॉस ऑफ -1830 ऐसे दे दिया। एक और पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास tan ऑफ -11 पाई/3। देख लो भाई, क्लास 11th का क्वेश्चन है, फिर से आपको मन करेगा स्किप करने का, बहुत मन करेगा, हाथों में खुजली हो रही होगी, ठीक है। वो कन्वर्जन टेबल यहाँ पर फिर से बना दे रहा हूँ मैं, क्या था वो, डिग्री और रेडियन। नीचे जाते समय क्या होता था, मल्टीप्लाई पाए, पाए वही पाए जिसको मैंने एक जगह पर बोला था कि मेरे मुझे कई बार वो पाए बाय सुनाई देता है, तो ऐसे, और ऊपर जाना हो तो आपको पता ही हो फैक्टर लिख लेना। तो भाई मैंने क्या किया, भाई सोल्यूशन लिखना शुरू किया ए पार्ट के लिए, कॉस ऑफ -1830, ठीक है। क्लास में होता तो वेट करता आप लोगों का, आपसे पूछता भाई दिमाग में तैयार करो क्या करना है। सबसे पहला स्टेप मेरा जो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है वो ये देखना है कि एंगल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और अगर पॉजिटिव नहीं है तो एंगल को पॉजिटिव करो जैसे तैसे भी। एंगल पॉजिटिव कैसे होगा भाई, अभी पीछे यहाँ पर कुछ बताया था, कॉस के साथ अगर एंगल नेगेटिव में पड़ा हुआ मिल जाए तो आपने देखा था वो एंगल जो वो माइनस जो है वो नेगेटिव जो है एंगल को छोड़ करके बाहर आके नहीं बैठता, वो गायब ही हो रहा था, भाग जाता है। यही सिचुएशन में यहाँ पर फिर लगाने की सोच रहा हूँ कि सॉल्व करते समय सबसे पहली लाइन यही कर दूँ कि इस एंगल को रिपेयर करूँ, मैं इसको रिपेयर करना कहता हूँ, एंगल को रिपेयर करना। तो ये आपके पास हो जाएगा, माइनस जो है वो गायब ही हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ऑफ कॉस ऑफ 1830। अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये है कि भाई आपने एंगल को तो रिपेयर कर दिया जो कि ज़रूरी भी था, नेगेटिव एंगल के लिए मुझे सॉल्व करना नहीं आता है, लेकिन ये रूल ज़रूर आता है, ये वाला रूल। तो नेगेटिव एंगल को भाई मैं रिपेयर तो कर ही सकता हूँ ना, काम बन जाएगा मेरा। इसके बाद से ये हो गया प्लस कॉस 1830। अब ये 1830 तो काफ़ी दूर का एंगल है, मैं जो विंडो लेके बैठा हूँ वो तो बहुत छोटी सी विंडो है। मैं तो ये कह के बैठा हुआ था कि कोई भी बड़ा एंगल आया तो मैं उसको गिरा दूंगा इस पर्टिकुलर विंडो के अंदर, जैसे तैसे भी लेके आऊँगा। बट उस चीज़ के लिए रूल क्या काम करता है, रूल ये काम करता है कि अगर आपका एंगल इस पर्टिकुलर विंडो से बाहर का है, इस पर्टिकुलर विंडो से बाहर का है, दैट मीन्स वो 360 से बड़ा कुछ आ रहा होगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये करना है कि भाई इस एंगल को 1830, ये जो यहाँ पर एंगल पड़ा हुआ है, इसको इसकी औकात दिखाते हैं। ये रूल है भाई 360 से डिवाइड करने का हिसाब, 360। अभी 360 का क्या हिसाब है, ज़रा आप ये डिवाइड करते समय क्या क्या होने वाला है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 360 0 ज़ा 0, 360 1 ज़ा 360, 360 2 ज़ा 720, टेबल पढ़ रहा हूँ मैं। 360 3 ज़ा 1080, 364 ज़ा 1440, अरे भाई मल्टीप्लाई करके देख लेना। 365 ज़ा 1800, 366 ज़ा 21 इसको कर रहा हूँ ठीक, 2160। देखो ये वाला मुझे भी नहीं आता था, घर वालों को मत बताना। तो अगर आप देखोगे तो 1830 है जो है यहाँ से यहाँ के बीच का कोई एंगल है, तो मैं क्या करूँगा 364 ज़ा 1800 लिख लेता हूँ, 4 ज़ा नहीं 5 ज़ा, ऐसे 5 पे तो आ रहा है यार, 0 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, तो ठीक है 365 ज़ा 1800, और रिमाइंडर बचा 30। और अब आपको क्या करना है, आपको बस ये रिमाइंडर पकड़ना है, भाड़ में गया ये, भाड़ में गया ये, भाड़ में गया ये जो भी रिमाइंडर आ रहा है कॉस के बगल में इस बार आपको जाना है, और जो रिमाइंडर था 1830 की जगह आपको लिख देना है 30। अब यहाँ होता है पेट दर्द बच्चों के, क्या हो रहा है ये, कुछ भी रूल बना के पढ़ाने लग जाएंगे,
ये डिग्री रेडियन वाली बात तो चलो आपने मेरी विश्वास कर ली कि हाँ ऐसा होता है। अब ये कौन सा नया रूल है भाई, मैंने तो 11th में भी ऐसे ही पढ़ाया था कि पर्टिकुलर अगर एंगल आपकी उस विंडो से बाहर जा रहा है जो कि आपको नहीं चाहिए, मतलब कि आपको इसी विंडो में रह के काम करने का मन है, आपको आसान पड़ता है, और मैंने बोल दिया कि भाई एंगल बड़ा है, इससे बाहर का कोई एंगल है, तो फिर आप उसको जैसे तैसे इसके बीच में लाओ। तो उसका यही रूल होता है कि आप उस बड़े से एंगल को 360 से डिवाइड करके रिमाइंडर को टारगेट करो, जो भी रिमाइंडर आया है। यहाँ पर रिमाइंडर जो आया है यहाँ पर इस बीच में कहीं पर आया है, यहाँ पर 0 से 90 के बीच का कोई 30 आया है, cos 30। चलो इसके बारे में मैं आप यही बोल देता हूँ ना, cos 30 तो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ था। cos 30 कितना होता है, cos 30 बताओ, अब बताओगे भी तो कौन सा मुझे सुनाई देगा। मैं लिख दूँ √3/2, ये हो गया आंसर। नहीं पता करना कि ये -1830 नंबर लाइन पे कितना पीछे आता है भाई, नहीं पता करना, ज़रूरत नहीं है। एक और पार्ट भी तो है इसमें, उस पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे भाई। ये 10 of -11 π/3 -11 π/3 है ना। चलो ठीक है भाई, देख लेते हैं, दिख रहा है ना, मान के चल रहा हूँ दिख रहा है। 10 of -11 π/3। एक बात बोलनी भूल गया था मैं, बिना पेन बिना नोटबुक के बैठे हो ना, बताता हूँ मैं। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने एक बात पूछी थी कि सबसे पहले तो मैं एंगल को रिपेयर करूँगा, देखूंगा कि उसके अंदर कोई नेगेटिव है या नहीं है। ये मेरा सबसे पहला काम होता ही यही है कि एंगल चेक कर दो नेगेटिव है या नहीं है। इधर भी एंगल नेगेटिव है, मैंने जानबूझ के एग्जांपल में नेगेटिव रखा था ताकि आपको यूज़ करना है। tan के केस में नेगेटिव जो होता है गायब नहीं हो पाता है, बाहर आ जाता है, एंगल को छोड़ता है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ आ जाता है। tan के केस में एंगल ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ करके, एंगल को छोड़ करके, ये जो माइनस है यहाँ दिख रहा होगा, इस माइनस ने एंगल को छोड़ दिया और ट्रिग्नोमेट्री tan के आगे आगे बैठ गया। यही चीज़ मैं यहाँ पर करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। बाहर बुला लो इसको, -tan 11 π/3 कर लोगे सॉल्व, मैं हेल्प कर रहा हूँ ना। माइनस को बाहर बुला लिया, अब ये माइनस एंगल का नहीं है। इसके बाद से आपने क्या किया, -tan, यार 11 π/3 तो एक तो देख के भी डर लग रहा है, 11 π/3 पता ही नहीं चल रहा है कि डिग्रीज में कितना है। डिग्रीज में पता हो तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा ना कि 0 से 360 के बीच का एंगल है कि नहीं है। अब ये क्या करूँ इसके लिए, इसके लिए काम कर लेते हैं ना, यहाँ पर देख लेते हैं भाई। आपको पता है कि π/3 जो होता है वो होता है 60 डिग्रीज के लिए होता है। कहाँ पढ़ी थी ये बात, सेकंड टॉपिक जब पढ़ रहे थे डिग्री और रेडियन को स्पेसिफिक एंगल्स के, तो π/3 और 60 का आपस में ये हिसाब चलता है। यहाँ पर π/3 नहीं है, यहाँ पर जो है 11 π/3 है। मेरे इस क्वेश्चन में π/3 नहीं 11 π/3। कोई बात नहीं, मैं ऐसे कर लूँगा 11 π/3 को 11 बार π/3, 11 बार क्या π/3, आपको पता है π/3 कितना है। इस π/3 को मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया 60 डिग्रीज। अब 1160 से आपको पता चल गया कि 660 डिग्रीज है। ये एक वे हो गया भाई आपको करने का सॉल्व। इसको क्या करने का सॉल्व में, आपने एंगल रिपेयर किया यहाँ पर, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपके पास वो डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन तो है ही, ये वाला तरीका तो आपके पास ऑलरेडी है ही। 11 π/3 आप इस टेबल को यूज़ कर लो ना, आपको दिख रहा है कि आपको ये एंगल जो है रेडियन में दे रखा है, रेडियन में दे रखा है। आपको रेडियन में समझ नहीं आ रही बात है, आप चाहते हो कि डिग्री में पता चल जाए, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये एंगल जो है इसके बीच का है भी या नहीं है। आप डिग्री में जाना चाहते हो इस चीज़ के लिए, आप जाओ ना डिग्री में। डिग्री में जाने के लिए आप डिग्री पे जा रहे हो, मतलब रेडियन से ऊपर जा रहे हो, आपका फैक्टर इस बार डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय π/180। फैक्टर तो आप बोलोगे आपको पता ही है, ये चीज़ आगे सॉल्व कर लेंगे। 11 π/3 बच्चों वाली मैथ से डिवीजन बना, मल्टीप्लिकेशन 180 और पाई का ऐसे फ्लिपिंग हुआ कुछ, और ये ऐसे ऐसे उड़ गया पाई से पाई, और 3 ने जो है 180 को उड़ा दिया 60 पे, तो आपके पास आ गया 11 × 60, तो ये हो गया 660। वहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, दोनों जगह से कहीं से भी आप कर लो यार, 660 आ जाएगा। अच्छा मैंने एक बात नोटिस करी कि ये बोर्ड के उस कोने में मैंने लिख दिया जहाँ पर आपको दिख भी नहीं रहा है। सॉरी यार, पता नहीं यार लोग टिकटॉक पे कैसे काम कर लेते हैं, मेरे से एक छोटा सा बोर्ड कवर नहीं हो रहा। तो 11 π/3 अभी अभी कन्वर्ट करके हमने देखा तो ये आया 660, इस तरह से आया 660 डिग्रीज आ गया है ये। सबसे पहला रूल याद रखना, माइनस को चेक करना था है या नहीं, और अगर है तो रूल के अकॉर्डिंग मैंने उसको माइनस को बाहर बुला लिया। अब ये माइनस जो है एंगल का नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का है, माइनस यहाँ बैठा हुआ है। इस एंगल को मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डिग्री में कन्वर्ट किया है इस टेबल की मदद से, या फिर दूसरा भी एक तरीका मैंने आपको दिखा दिया। समझ ना आया हो तो मुझे बता देना, मैं दोबारा उसको रिकॉर्ड करके भेज दूँगा। और उसके बाद से आपका 660 डिग्रीज जो है वो 0 से लेकर के 360 के बीच का एंगल नहीं है, 360 के काफ़ी आगे जाता है 660। तो फिर क्या हिसाब है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई थी, अगर एंगल जो है उस 360 से भी आगे जा चुका है
तो आप कोशिश करो उसको यहाँ पर लाने की। रूल क्या बताया था? रूल बोला था कि उठा के लाओ, पकड़ के लाओ इसको यहाँ पर। 660 डिवीजन याद है, 360 से डिवाइड करना है। कितने पे जा रहा है यहीं से देख लेते हैं। ये 720 दूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा ना, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, 1 ज़ा 360, सब्ट्रैक्ट किया, 0 में से 0 गया, इतना 0, 300 आ रहा है भाई। देखना 300 इस विंडो के बीच में है क्या? हाँ जी 300 है मेरे ख्याल से। यहाँ पर देखना, ये सही जगह बोल रहा हूँ मैं एकदम, ये इधर आ रहा है, इधर बीच में आ रहा है कहीं पर। ठीक है भाई, तो मैंने इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर किया इस तरीके से। माइनस को तो बिठा के रखो ऐसे ही, ये माइनस एंगल को छोड़ के जो बाहर आया था ना वही वाला है। और यहाँ पर आपको क्या पिक करना है? आपको यहाँ पर रिमाइंडर पिक करना है सिर्फ। पीछे वाले क्वेश्चन में जैसे किया था ना, रिमाइंडर को पिक, पीछे 30 आया था उसको पिक किया था जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, कहाँ गया, यहाँ पर 1830 से 30 बन गया था। उसी तरीके से यहाँ पर आपने क्या कर दिया, 300। पिछले क्वेश्चन में तो किस्मत अच्छी है, क्लास 10 का एंगल मिल गया था और फटाफट से आंसर कर गए थे। इधर अपनी वाट लग गई है भाई। 300 डिग्रीज को थोड़ा सा और ठीक करना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। हमें तो 300 का नहीं पता क्या हिसाब होता है। 300 आता है यहाँ पर, इधर देखो, इधर आता है 270 से 360 के बीच में। तो 300 को कुछ ब्रेक करो। मैं क्या कह रहा हूँ आपको पता चलना चाहिए, क्लास 11 आपने ठीक से पढ़ा होगा। तो ऐसे लिख दो आप, 360 माइनस, अब 360 माइनस क्या, कितना माइनस करूँ 360 में से कि 300 को करस्पॉन्ड करे वो। तो 360 में से 60 माइनस करने पर 300 आता है। आपने 300 को गंदी शक्ल ये वाली दे दी। क्यों दी? आपका काम बनने वाला थोड़ी देर में इस चीज़ से, थोड़ी देर के लिए ये गंदी शक्ल बस। अब आप ज़रा इस चीज़ को समझिए कि 360 माइनस, इस पर्टिकुलर चीज़ को देखना, 360 और माइनस को, ये एंगल को मैं ढक रहा हूँ, मैंने अंगूठा रखा है इसके ऊपर, और अब रीड कर लो, देख लो क्या है ये, 360 माइनस 360। मुझे पता है आप लोगों ने याद कर रखा है, आपको एस होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। जहाँ कौन से क्वाड्रेंट में रहा है 360 माइनस होकर, 360 यहाँ पर होता है ना, 0, 90, 180, 270, 360, ये होता है 360। और 360 में से कोई चीज़ माइनस हो रही है तो पीछे वाले क्वाड्रेंट में खसक के आ जाएगी। इधर किसका घर होता है ये? कास्ट के हिसाब से अगर आप समझो तो 360 माइनस करके जो आप जगह पर पहुंच रहे हो वो ना कॉस के घर में पहुंच चुके हो। लेके बैठो टैन, ऑपरेशन ऐसा कर दिया कि बेचारा टैन अब कॉस के घर में जा रहा है। कॉस के घर में जा रहा है तो भाई अब क्या होगा यार, ये इस माइनस को आप परेशान मत करना, ये बैठे रहने दो यहाँ पर। एस, अब आपको ये भी बात समझ में आएगी कि वहाँ जो SSCC बताया था वो बेसिकली करते क्या है। एस का मतलब होता है कि अगर आपने सप्लीमेंट्री एंगल यूज़ किया है तो सेम रहेगा का मतलब अगर आपने यहाँ पर टैन यूज़ किया था, टैन में चल रहे थे, तो टैन इस पर्टिकुलर शक्ल को देख करके भी सेम रहने वाला है, टैन ही रहेगा। सप्लीमेंट्री एंगल के यूज़ के साथ आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डील करते हो बदलता नहीं है, सेम रहता है। यहाँ टैन नाम का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बदलेगा नहीं, सेम रहेगा। थोड़ा सा और दूसरे में मैं समझाता हूँ, यहाँ एक एरर हो गया मुझसे। टैन तो टैन रहेगा ही। पहले आप ये देखो कि यहाँ जो टैन लिखा हुआ था, ये जिस घर में घुसने की कोशिश कर रहा है 360 माइनस की, उससे वहाँ टैन का नेचर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आपको जवाब मिलेगा कि भाई नेचर जो है नेगेटिव है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, सिर्फ सेक पॉजिटिव होता है, दो चीज़ें ही पॉजिटिव होती है। आप अपने टैन को लेके जाओगे तो टैन वहाँ पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है। आपको लगाना पड़ेगा ये नेगेटिव, अभी ये मत कहना कि सर ये नेगेटिव था तो शुरुआत से ही, बोल मत देना, मैं बता दे रहा हूँ। ये नेगेटिव एंगल को छोड़ करके बाहर आया था, ये वो वाला नेगेटिव है। ये वो नेगेटिव है जो टैन के गलत घर में जाने से आ रहा है। इसका टैन का सही घर ये वाला है, ये गलत घर में जा रहा है, तो ये नेगेटिव इसके गलत घर में जाने की वजह से आया। ये वाला नेगेटिव एंगल को छोड़ के आया था वो वाला, और ये गलत घर में जाने की वजह से आया। हाँ, अब वो एस वाली बात जो मैंने भी लिख करके काट दिया था वो क्या था, यहाँ पर मैं क्या बता रहा था कि एस आपने सप्लीमेंट्री सेम 360 को यूज़ किया, एस यहाँ पर देख लेना तो सेम रहेगा। मतलब टैन लेके आ रहे थे, टैन को टैन ही रखना, टैन। अब एक बात और आपको दिखा था थोड़ी देर पहले, मैंने एक चीज़ पे अंगूठा रखा था ऐसे, ये अंगूठे के नीचे जो चीज़ मैंने दबाई थी वो चीज़ यहाँ बैठ जाएगी ऐसे। अब आप देख लेना, माइनस को देख के प्लस तो आप करोगे, प्लस tan 60। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मैं बता देता हूँ, 60 क्लास 10th वाला एंगल है, tan 60 आपने पढ़ा हुआ है। tan 60 जो होता है वो होता है √3। अगर कोई भी ऐसा बच्चा इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहा है जिसको इस चीज़ के बारे में इतना नहीं पता था पहले से, तो मेरे को लगता है कि सिर्फ एक क्वेश्चन से अभी भी इतना ज़्यादा क्लियर हो नहीं रहा होगा। एक बार बोल के बताता हूँ। सबसे पहला रूल मैंने यहाँ पर देखा था, एंगल नेगेटिव है क्या, अगर नेगेटिव है तो उसको रिपेयर किया था मैंने। रिपेयर करते टाइम मैंने वो कॉलम टेबल यूज़ किया था पीछे, जिसमें मैंने बोला था कि
टेन के केस का माइनस जो एंगल को छोड़ करके टेन सामने बाहर आ जाता है ऐसे। उसके बाद से दूसरा काम किया था अपने कंफर्ट को बढ़ाने के लिए, मैंने इस पर्टिकुलर रेडियन एंगल को डिग्री में लेके आया था इस टेबल की मदद से। यहाँ जो है ठीक है, दूसरा भी एक तरीका बताया था, मतलब जैसे भी पहुंचो 660 डिग्रीज आ गया। 60 डिग्री जो था यहाँ से 0 से 360 की विंडो के बाहर था, तो मैंने उसको बाहर था तो भाई इस पर्टिकुलर डिवीजन के थ्रू अंदर बुला लिया, अंदर आया तो 300 डिग्रीज हो गया इस तरीके से। और 300 डिग्रीज क्लास 10th का एंगल नहीं है हमारा, क्लास 10th का एंगल नहीं है, तो मैंने क्या किया इसको थोड़ा सा ब्रेक किया। 300 को 360 माइनस 60 ले लिया है, अभी भी 300 लेकिन शक्ल इस तरीके से बना दी, और 360 माइनस को एसेस करके इस तरीके से मैं यहाँ पर पहुँचा। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर बेस्ड प्रैक्टिस के लिए तो मुझे मैसेज